ट्रिपल क्राइम के एपिसोड नंबर 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी हमारे देश की पहली मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुडे की है। ये कहानी मोनिका के मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। बाद में जब ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई और इसके पीछे का जो कारण सामने आया और मर्डर से पहले जो कुछ भी हुआ वो बेहद अजीबोगरीब था, जो कि मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। मोनिका गुडे मुंबई के एक एक्स जज रमेश गुडे की बेटी थी, जो कि पहले एक पेशेवर फोटोग्राफर थी, लेकिन बाद में उन्होंने परफ्यूम पर रिसर्च करना चालू किया और फिर एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। लोग वाग मोनिका को महक की मल्लिका भी कहते थे। ये कहानी 2016 की है। जून 2016 में उन्होंने गोवा की राजधानी पणजी के पास सांगोल्डा में सपना राजवैली नाम की सोसाइटी में एक 3 बेडरूम का फ्लैट किराए पर लिया। हालांकि मोनिका की शादी हो चुकी थी, मगर कुछ आपसी विवादों के चलते वो 1 साल से अकेली ही रह रही थी और वहीं रहकर वो अपना परफ्यूम का बिजनेस चला रही थी। अपने इस प्रोफेशन की वजह से वो सोसाइटी में काफी मशहूर थी और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था। 6 अक्टूबर 2016 को सुबह 9 से 10 बजे के बीच हमेशा की तरह उनकी एक मेड आती है और मोनिका के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाती है, मगर अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद वो मेड फिर घंटी बजाती है, मगर अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो कई बार बेल बजाती है, आवाज भी लगाती है और दरवाजा भी पीटती है, पर अब भी दरवाजा नहीं खुलता। अब वो थोड़ा घबरा जाती है और मुंबई में रह रहे उसके भाई आनंद गुडे को कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है। फिर मोनिका का भाई आनंद कई बार मोनिका के मोबाइल पर कॉल करता है, मगर उधर से कोई फोन नहीं उठाता। उसके बाद आनंद गुडे मोनिका की एक पड़ोसन को कॉल करता है, जो कि वहीं बगल के अपार्टमेंट में रहती थी और उसके पास मोनिका के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी थी। आनंद के कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही वो महिला डुप्लीकेट चाबी के साथ वहां पहुंच जाती है। फिर वो उस डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसती है, उसकी चीख निकल जाती है। वो देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई है, उसके दोनों हाथ पीछे बेड से बंधे हुए हैं और कमर से निचले भाग पर कोई भी कपड़ा नहीं है। वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद गोवा पुलिस सपना राजवैली के उनके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और जब नब्ज टटोली जाती है तो पता चलता है कि मोनिका की मौत हो चुकी है। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कमरे की तलाशी ली जाती है। हैरत की बात यह थी कि उस पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिलते। कमरे में अंडे के छिलके भी पड़े हुए थे, जिससे पता चलता है कि अंडे भी खाए गए थे। उसके बाद मोनिका के पर्स को चेक किया जाता है कि इसमें कुछ सबूत मिल जाए, मगर पर्स में कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस सोचती है कि चलो सीसीटीवी को खंगाला जाए ताकि कुछ मिले, तो पता चलता है कि उस सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है और यहाँ भी नाकामी ही हाथ लगती है। फिर पुलिस सपना राजवैली के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी ने कोई संदिग्ध मोनिका के फ्लैट में आते या जाते देखा हो, पर यहाँ भी पुलिस को किसी से कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद पुलिस चोरी के एंगल से भी जांच करती है, मगर मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई भी चीज गायब नहीं थी जिससे कि यह साबित हो सके कि यह मर्डर चोरी के मकसद से किया गया हो। अब पुलिस सोचती है कि क्योंकि इस फ्लैट में जबरदस्ती कोई अंदर नहीं आया, तो जरूर जो भी अंदर आया और मर्डर किया वो मोनिका का जानकार था। और सबसे पहला शक जाता है मोनिका के पति भरत राम मरुथम पर, जो कि खुद तमिलनाडु के एक मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, मगर पूछताछ में ऐसा कुछ सामने नहीं आता जिससे कि उन पर शक किया जाए। इधर जैसे ही मोनिका के मर्डर की खबर बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि मोनिका एक जाना माना चेहरा थी और बड़े बड़े लोग उसे जानते थे, तो जो भी इस खबर को सुनता वो दंग रह जाता। पुलिस ने भी अपनी जांच में कोई ढील नहीं बरती, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और पूरे देश की मीडिया बस इसी केस को कवर कर रही थी और पब्लिक ये जानना चाहती थी कि आखिर वो मिस्ट्री किलर कौन है। इतने में मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने से हुई है और ये भी पता चलता है कि मौत से पहले मोनिका के साथ बलात्कार भी हुआ है। उसके बाद पुलिस इस बात की भी पड़ताल करती है कि कहीं किसी आपसी रंजिश की वजह से तो ये कत्ल नहीं हुआ, मगर मोनिका का बिहेवियर सभी के साथ फ्रेंडली था, तो पुलिस इस एंगल को भी नकार देती है। कुल मिलाकर अब तक पुलिस खाली हाथ थी। वो हर एंगल से इस केस पर जांच कर रही थी, मगर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। अचानक से तफ्तीश के दौरान ही एक पुलिस वाले का माथा ठनका और उसे याद आता है कि कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स मिले थे, मगर पूरी तलाशी के दौरान उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला।
उसके बाद गोवा पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल को लेकर बैंक पहुंचती है और उस कार्ड के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगती है। तो पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ही इस कार्ड का इस्तेमाल पोरवरम के एक एटीएम में किया गया है, जो कि सपना राजवैली से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद पुलिस बैंक से इस कार्ड पर नजर बनाए रखने को कहती है और पोरवरम के उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो जिसने उस कार्ड से पैसे निकाले थे उसकी तस्वीर एटीएम के कैमरे में कैद हो गई थी। उस तस्वीर को लेकर पुलिस सपना राजवैली पहुंचती है और जैसे ही वहां के लोगों को ये तस्वीर दिखाई जाती है वो तुरंत उस तस्वीर को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि इसका नाम राजकुमार है और ये यहाँ का पुराना सिक्योरिटी गार्ड था, मगर चोरी के इल्जाम में 2-2.5 महीने पहले ही इसे नौकरी से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली बार पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा था। उसके बाद पुलिस राजकुमार की कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि 21 साल का राजकुमार पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है और पहले भी इसके ऊपर चोरी के मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस को राजकुमार की सारी जानकारी तो मिल गई, मगर अब पुलिस के लिए चैलेंज ये था कि उसे पकड़ा कैसे जाए। तो उसके लिए गोवा पुलिस अब उस डेबिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन का इंतजार करने लगी। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है और अचानक से पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलोर के एक एटीएम से इस कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत हरकत में आती है और बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है। बेंगलोर पुलिस उस एटीएम की फुटेज चेक करती है जहां से उसने पैसे निकाले थे। उस एटीएम की फुटेज में भी राजकुमार का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसके बाद बेंगलोर पुलिस राजकुमार की फोटो लेकर उस एटीएम की लोकेशन के आसपास के होटल और लॉज में पूछताछ करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद ही एक होटल के रिसेप्शन पर वो राजकुमार की तस्वीर को पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, इस शक्ल का एक बंदा हमारे होटल में ठहरा हुआ है, मगर वो अभी किसी काम से बाहर गया हुआ है। तो पुलिस वहीं रिसेप्शन पर राजकुमार के आने का इंतजार करने लगी और ये सभी पुलिस वाले सादी वर्दी में थे ताकि राजकुमार को कोई शक न हो। थोड़ी देर बाद राजकुमार जैसे ही रिसेप्शन पर पहुंचता है, पुलिस वाला उसे पहचान जाता है और उसे दबोच लेता है। तो मोनिका घोड़े के मर्डर के सिर्फ 2 दिन बाद ही 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलोर के एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसका नाम पूछा जाता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि उसका नाम राजकुमार है। इसके बाद गोवा पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है। फिर गोवा पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को गोवा लेकर आती है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है और थोड़ी देर बाद ही राजकुमार अपना गुनाह कबूल लेता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहानी कुछ इस तरह थी। कहानी आज से करीब 4 महीने पहले यानी कि जून 2016 से शुरू होती है। 39 साल की मोनिका घोड़े अपने परफ्यूम के बिजनेस के सिलसिले में गोवा में शिफ्ट होने का फैसला करती है, जिसके लिए मोनिका ने गोवा में एक रेंटेड फ्लैट ढूंढना शुरू किया। 7 जून 2016 को मोनिका पणजी के पास सानगोल्डा में एक सपना राजवैली नाम की सोसाइटी में फ्लैट देखने के लिए पहुंचती है। सोसाइटी के गेट पर मोनिका को सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिलता है और उस सोसाइटी के मैनेजमेंट ने राजकुमार को पहले ही फोन कर दिया था कि कोई महिला आएंगी फ्लैट देखने तो उन्हें फ्लैट दिखा देना। उसके बाद राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली जाती है। मगर हुआ ये कि इस फ्लैट को देखने और दिखाने के दौरान राजकुमार मोनिका को अपना दिल दे बैठता है और उस पर बुरी तरह फिदा हो जाता है। फिर 4-5 दिन बीतने के बाद एक गाड़ी सपना राजवैली के गेट पर आके रुकती है। राजकुमार गेट ओपन करता है तो देखता है कि मोनिका अपने सामान के साथ वहां पहुंची हुई है। मोनिका राजकुमार को बताती है कि उसने जो फ्लैट उसे दिखाया था वो फ्लैट उसने ले लिया है। राजकुमार ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है और दूसरे लोगों की मदद से मोनिका का सामान उसके फ्लैट तक पहुंचवाता है। इन बीते हुए 4-5 दिनों में राजकुमार लगातार बस मोनिका के बारे में ही सोच रहा था और मोनिका का चेहरा उसके पूरे जहनो दिमाग पर छाया हुआ था। उसके बाद राजकुमार मोनिका से और ज्यादा मिलने और उसे देखने का तरीका ढूंढने लगा, पर क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे ज्यादा मौका मिल नहीं रहा था। फिर उसने अपने मैनेजमेंट से बात की और कहा कि वो अपनी ड्यूटी के बाद सोसाइटी के लोगों की गाड़ी की धुलाई और सफाई का काम भी करना चाहता है। वहाँ का मैनेजमेंट उसकी बात को मान लेता है और उन्हें भी लगता है कि चलो इससे लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और राजकुमार थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेगा। पर राजकुमार के मन में कुछ और ही था और वो सीधे मोनिका के फ्लैट पर पहुंच जाता है और मोनिका को बताता है कि अब वो गाड़ी भी साफ करेगा। मोनिका भी मान जाती है और उसे अपनी गाड़ी साफ करने के लिए हाँ कर देती है।
अब राजकुमार मोनिका की गाड़ी भी साफ करने लगा और गाड़ी की चाबी लेने और देने के बहाने वो मोनिका के फ्लैट में भी चला जाता और उसकी झलक भी देख लेता। मगर इसी गाड़ी की सफाई की वजह से एक दिन राजकुमार की नौकरी चली जाती है। हुआ ये कि एक दिन मोनिका का एक छाता उसकी गाड़ी से गायब हो गया। मोनिका राजकुमार से इस बारे में पूछती है पर वो मना कर देता है। इसके बाद मोनिका सोसाइटी के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करती है और कहती है कि अगर सोसाइटी में ऐसे ही लोगों के सामान गायब होने लगे तो सोसाइटी की काफी बदनामी होगी। वहाँ का मैनेजमेंट इस बात को सीरियस लेता है और छानबीन शुरू कर देता है। फिर पता किया जाता है कि मोनिका की गाड़ी को किस किसने खोला। तो पता चलता है कि मोनिका के अलावा सिर्फ राजकुमार ही उस गाड़ी को खोलता था साफ सफाई के लिए। इसके बाद गार्ड रूम की तलाशी ली जाती है जिसमें राजकुमार रहता था और मोनिका का छाता वहां से बरामद हो जाता है। उस सोसाइटी से पहले भी लोगों के सामान चोरी होने की बात आती रहती थी और छाता मिलने के बाद सारा शक राजकुमार पर ही जाता है। इसी के बाद 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्जाम में नौकरी और सपना राज वैली से निकाल दिया जाता है। क्योंकि राजकुमार मोनिका पर बुरी तरह फिदा था और उसी ने उसे नौकरी से निकलवा दिया, तो इस बात ने राजकुमार के अंदर एक अजीब सा जहर और गुस्सा भर दिया। उसके बाद राजकुमार वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन वहीं गोवा के पोंडा इलाके में मजदूरी का काम करता है। इस दौरान वो 2 बार मोनिका से मिलता है और उससे चोरी की शिकायत वापस लेने को कहता है, पर मोनिका साफ मना कर देती है। कुछ दिन वहां मजदूरी करने के बाद वो गोवा को छोड़ देता है और नौकरी की तलाश में चेन्नई पहुंच जाता है। फिर वहां से मुंबई जाता है और फिर पुणे। हर जगह वो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट पालता है। मगर जब उसे कहीं भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती तो वो वापस 2 अक्टूबर 2016 को गोवा पहुंच जाता है और गोवा वो कुछ ठान के आया था। उसके मन में अब भी वही नफरत थी। उसके बाद राजकुमार 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर में वापस सपना राज वैली में पहुंचता है जहां वो गार्ड की नौकरी करता था। वो मेन गेट से सोसाइटी में दाखिल हो जाता है और इत्तेफाक से उसे कोई भी अंदर आते हुए नहीं देखता। फिर वो सीधे मोनिका के अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि मोनिका की कार वहां पार्क नहीं है, तो वो समझ जाता है कि मोनिका घर पर नहीं है। अब राजकुमार वहां से जाने की बजाय वहीं रुककर मोनिका के आने का इंतजार करने का फैसला करता है, पर उसे पकड़े जाने का डर भी था, तो वो चोरी छुपे उस अपार्टमेंट की छत पर पहुंच जाता है। और क्योंकि वो पहले वहां काम कर चुका था तो उसे सारे रास्ते पता थे और छत पर जनरली कोई आता जाता नहीं था और वो अक्सर खाली ही रहता था। अब वो छत पर रुककर मोनिका के आने का वेट करने लगा। वो बीच बीच में कई बार छत से नीचे आता और मोनिका की कार चेक करता, मगर पूरा 3 अक्टूबर बीत जाता है पर उसे मोनिका की कार दिखाई नहीं देती। उसके बाद अगला दिन 4 अक्टूबर आता है, मगर मोनिका की कार नहीं आई और फिर 4 अक्टूबर भी बीत जाता है और 5 अक्टूबर आ जाता है। 5 अक्टूबर को भी वो सुबह से कई बार मोनिका की कार चेक कर चुका था, मगर उसे कार दिखाई नहीं दी। अब लगभग 2 दिन बीत गए थे उसे छत पर रुके हुए। छत पर ना तो कुछ खाने को था और ना कुछ पीने को। इस दौरान कई बार उसका मन करा कि वो वहां से चला जाए, मगर वो अपने मन में कुछ सोच कर आया था और उसी सनक में उसने लगभग 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त भूखे प्यासे छत पर बिता दिया। 5 अक्टूबर 2016 को दोपहर के करीब 3 से 3:30 बजे वो एक बार फिर नीचे आया तो उसने देखा कि मोनिका की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। इसका मतलब था कि मोनिका आ चुकी है। फिर वो छत पर वापस चला गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। उसके बाद वो शाम को 6:30 बजे के करीब नीचे आता है और मोनिका के फ्लैट की घंटी बजाता है। मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन, तो वो अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइजर बताता है। उसके बाद मोनिका दरवाजा खोलती है। जैसे ही मोनिका दरवाजा खोलती है, राजकुमार उसे जोर से धक्का देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। मोनिका को इतने कुछ समझ में आता उससे पहले वो अपनी जेब से चाकू निकालकर बोलता है कि अगर शोर किया तो चाकू मार दूंगा, मगर मोनिका फिर भी जोर से चिल्लाती है तो राजकुमार अपने हाथ से उसका मुंह दबाता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। फिर डरा धमकाकर उस पर कंट्रोल करता है। इसके बाद वो चाकू के जोर पर मोनिका को बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटाता है और पहले उसके दोनों हाथ पीछे बेड से बांध देता है, फिर उसके दोनों पैरों को भी बेड से बांध देता है। अब राजकुमार चाकू की नोक पर उससे पैसे मांगता है। मोनिका बहुत डर जाती है और कहती है कि पर्स में जितने भी पैसे हैं सब ले लो। उसके बाद राजकुमार पर्स खंगालता है तो पर्स में से करीब 4000 रुपए निकलते हैं, मगर राजकुमार का मन उससे नहीं भरता और वो उससे और पैसे मांगता है। तो मोनिका बोलती है कि मेरे पास तो अभी बस इतने ही पैसे हैं, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरे पर्स में डेबिट कार्ड है, उसे ले लो और एटीएम से पैसे निकाल लेना।
मगर राजकुमार को डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो बकायदा मोनिका उसे पैसे निकालने का तरीका भी बताती है कि ऐसे कार्ड डालना है, फिर लैंग्वेज चूज करनी है, फिर पिन डालना है, और डेबिट कार्ड का पिन नंबर भी बता देती है। मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार यहाँ से चला जाएगा, मगर राजकुमार पैसे और कार्ड लेकर वहां से उठता है और एक कपड़ा लेकर मोनिका के मुंह में ठूस देता है। और हाथ पैर बांधने और मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद जब उसे तसल्ली हो जाती है कि मोनिका अब कुछ कर नहीं सकती, तो वो बड़े इत्मीनान से वहां से उठता है और फिर किचन में जाता है। फिर इससे पानी निकालता है, पानी पीता है, अंडे निकालता है, उन्हें बॉईल करता है और फिर बड़े आराम से खाता है। और उसे कोई जल्दीबाजी नहीं थी, वो बड़ी ही तसल्ली से खा पी रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका उस फ्लैट में अकेली रहती है। वो बड़े ही इत्मीनान से फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाता है, फिर चॉकलेट खाता है। 2 दिन से जो वो छत पर भूखा प्यासा था, वो अपनी सारी भूख और प्यास मिटाता है। इन सब में रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। जब उसका पेट भर गया तो वो फिर वापस मोनिका के पास पहुंचता है। फिर वो मोनिका का फोन लेता है तो उसमें स्क्रीन लॉक लगा था। वो फिर चाकू के दम पर उसका पासवर्ड पूछता है, तो मरता क्या न करता, मोनिका उसे पासवर्ड बता देती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल में पॉर्न साइट खोलता है और जबरदस्ती उसे 3 अश्लील क्लिप्स दिखाता है। मोनिका अब बिल्कुल बेसुध सी हो चुकी थी और अब उसे लग गया था कि राजकुमार उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और कमर से नीचे के सारे कपड़े उतार देता है और फिर अपनी उस चाहत को पूरा करता है जो कि उसके दिमाग में पहले दिन से थी जब उसने मोनिका को देखा था, और वो मोनिका के साथ बलात्कार करता है। अब तक रात के करीब 2-2:30 बज चुके थे और लगभग 8 घंटे से वो मोनिका के कमरे में था। जब उसका मन भर गया तो वो अब पहली बार घबराया, क्योंकि उसे पता था कि वो राजकुमार को अच्छी तरह से जानती है और अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो उसी बेड से एक तकिया उठाकर मोनिका का मुंह दबाने लगा और तब तक दबाता रहा जब तक कि मोनिका की मौत नहीं हो गई। फिर वो वहां से आराम से उठा और बाथरूम में गया। उसे अब भी कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। उसके बाद उसने शेव किया, फिर नहाया और 6 अक्टूबर 2016 की सुबह 3:30 बजे अंधेरे में वो चोरी छुपे वहां से निकल गया। फिर सुबह 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वो बेंगलोर चला गया, जहां से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसकी ये कहानी सुनने के बाद सारे पुलिस वाले भी दंग थे जिस तरह से उसने ये रेप और मर्डर किया था। उसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करती है और आईपीसी की धारा 302 यानी मर्डर, 376 यानी रेप और 392 यानी रॉबरी का चार्ज लगाकर 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में 228 पेज की चार्जशीट दाखिल करती है। पर कुल मिलाकर एक तरफा चाहत और नफरत ने एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका घुर्डे, जो कि लोगों की जिंदगी में खुशबू भरती थी, उसकी जान ले ली। इस कहानी में मिस्ट्री थी, एक तरफा चाहत थी, नफरत थी और एक सनकी कातिल था जो कि अपनी सनक पूरी करने के लिए 48 घंटे से भी ज्यादा भूखा प्यासा छत पर छिपा रहा। तो ये थी मोनिका घुर्डे मर्डर केस की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर शनिवार शाम 6 बजे क्राइम, हॉरर और मिस्टीरियस सत्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।